ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले एक बात बता देते हैं, जो लास्ट टाइम आपको होमवर्क में दिया था वो था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। उसमें से ये इतना जो पोर्शन है 1 और 2 ये लिखा हुआ है वो कुछ मिस प्रिंट है जिसका दूसरे क्वेश्चन के साथ लेना देना है। तो आप ये इतना जो पोर्शन है इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। आई रिपीट, ओके, ये इतना जो पोर्शन है वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये ए बी सी ऐसा फाइंड करना है। ये 1 और 2 है, वो दूसरे क्वेश्चन से यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो चुका है। अब इतना पोर्शन जो है उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। लास्ट टाइम हमने एक पॉइंट का डिस्कशन किया था, दैट इज जस्ट अबाउट कंसिडर एज ए आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, वैसे मैंने सबको बोला हुआ है हर कोई अपना वीडियो जो है वो ऑन रख के पढ़ेगा, सो दैट्स बेटर फॉर यू। ओके, और ये चीज़ें है वो बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े मुझे, ऐसा करिएगा आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप याद करें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को आज हमें समझना है। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन है उसको हम समझ चुके हैं। वैसे आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन जो था उससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो अगर शुरू से शुरू करें तो आपको 4 पॉइंट आपके लिए बहुत काम की मिले। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी का क्या डिपेंडेंसी है, दैट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। और आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन था जिस हिसाब से, मतलब जिस बेस पे आइंस्टाइन को अब हमने मीन्स नोबेल प्राइज जो है उसको मिला था। तो आइंस्टाइन जी का ये जो कहना था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि आएगा वो फोटोन है तो जाएगा भी फोटोन है। अगर वो जाता इलेक्ट्रॉन है तो आता भी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट बताया गया था कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है वो एक ही जैसा होना चाहिए। ओके, अगर आप उस बात को समझ जाओगे तो ही आपका काम जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 जो है वो मैंने कहा था इसके कुछ कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको समझने के, जिसके अंदर आप ये फिगर वगैरह जो है उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमने एक और छोटा सा सिंपल सा आइडिया देने का ट्राई किया था कि हम जो एनर्जी इंसिडेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एच एफ एनर्जी, उसमें से एच एफ नॉट जितना, यानी हम ऐसा कह सकते हैं वर्क फंक्शन जितना एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का एनर्जी के साथ उसको रिलीज कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इफ यू रिमेंबर दैट मैंने एक और छोटे से ग्राफ का भी डिस्कशन किया था, जहाँ पे ग्राफ होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। उसके लिए मैंने बहुत सिंपल से एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो पर अगर वो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ से भी कम है तो वहाँ पे कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट, हम काफ़ी बार ऐसा एग्जांपल दे चुके हैं आपको कि कोई शॉप में आपको अगर आपको 250 रुपीज़ देने हैं, अगर आपने 50-50 की 2 नोट निकाल कर उसको दिया तो शॉपकीपर वो 2 नोट आपके हाथ में, मतलब उसके हाथ में पकड़ के रखेगा, मतलब ही इज वेटिंग फॉर द कंप्लीट मनी। ओके, फिर से आपने कहीं और से निकाल कर एक और 100 का नोट रख दिया, अभी भी वो खड़ा है आपके सामने देख रहा है। आपने एक जेब से निकाल कर एक 10 रुपए के 2 कॉइन दिए, बाद में आप कहोगे भाई कितना बाकी रहा, तो वो कहेगा, काउंट करके बताएगा 220 हुआ, 30 देना बाकी है। आपने इधर उधर देखा, कोई एक और जगह से 10 रुपीज का एक और नोट निकला, अभी भी 20 रुपीज देने बाकी थे। ओके, फिर से आपने कहीं से कोई और पॉकेट से आपने 50 रुपीज का नोट निकाला और उसको दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो 50 रुपीज का नोट लेगा, आपको 30 रुपीज वापस कर देगा। मतलब क्या, तो कि आप जो एनर्जी देते गए वो एनर्जी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम था, बट वंस वी रीच एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसके बाद जितना ज्यादा एनर्जी देंगे तो बची कुछ एनर्जी है वो आपको रिटर्न कर देगा। ये इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको कंपेयर कर पाओ, अगर आप उसको समझ पाओ तो। ओके, सो नाउ द बेसिक आइडिया इज दैट कि अगर हम यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो कैसे काम करता है, जिसके बारे में आई थिंक आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, राइट। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बना, जश बताइए। जश, सर याद नहीं है। डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं याद है, चलो आपको याद है भाई शिखर, केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या बात करते हो। याद ओके, नहीं है लेकिन। ओ माय गॉड,
ओके, इंद्रजीत आपको पता है, मीत आपको पता है? लैम यस यस यस। लैम्बडा इज इक्वल टू ई बाय एच सी। मीत आपको पता है भाई? निश्चय। क्या यार, मैं तो यही इंप्रेशन में था कि आपको ऐसे पूछूंगा तो आप धड़ाधड़ सब बताते जाओगे यार। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं, कोई बताएगा। चलो किसी और को याद है? लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। क्या बात है ऋषि, मजा आ गया। तो होता है भाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। क्या कहीं आपने ये पढ़ा हुआ, ये जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो आता कैसे है? वो किसी को पता है? हाउ दैट फॉर्मूला कम्स, वो फॉर्मूला आता कैसे है, उसके बारे में कोई इनपुट? उसका कोई और रिलेशन कहीं वो आपने पढ़ा? दो एनर्जी के इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर और E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, ऐसा कुछ है ना। तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, आई एम हैप्पी विद दैट। देखो, तो हमें इतना पता है, उसका मतलब ये कि हम ये कहीं ना कहीं पे पढ़ चुके हैं, हम कहीं ना कहीं पे पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आप जो पढ़ते हो उसका हमें कोई ना कोई जगह पे यूज करते रहना है। तो अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर क्या कहता है? तो कि यहाँ पे डी ब्रोगली जो है उसका ये बहुत ही सिंपल सा मानना था कि जो भी है, कोई भी फिनोमेना है, कोई भी मतलब जो नेचर की हम बात करते हैं, तो नेचर जो है उसका ही बेसिक लॉ है कि वो ड्यूअल नेचर को फॉलो करता है। मतलब क्या? तो कि अगर हम उसको एक अलग तरीके से देखने का ट्राई करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्टली बुरी नहीं हो सकती, उसी तरह से कोई भी चीज़ कोई परफेक्टली अच्छी नहीं हो सकती है। हर एक में थोड़ा अच्छा, हर एक में थोड़ा बुरा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ नेचर। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट कि बारिश नहीं आती है तो बुरा है, बहुत बारिश आती रहती है तो भी बुरा है। ओके, दोनों ही नेचुरल फिनोमेना है, वहां पे ऐसे हमने कोई टैप नहीं लगाया हुआ है कि टैप ऑन कर दिया तो बारिश आने लगी, टैप बंद कर दिया तो बारिश रुक गई। द सेम वे यहाँ पे हमें समझाया जाता है, इट इज ऑलवेज समथिंग अबाउट एनर्जी। ओके, सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व वेरी सिंपल वे, हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, और आपके पास आइंस्टाइन के लिए हमने देखा था E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, राइट? तो दोनों एनर्जी के फॉर्मूला हो, अगर हम एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा करें तो सी सी यहाँ से कैंसिल हो गया, लैम्बडा बन गया एच बाय एम सी। अगर ये हम यहाँ पे एम सी की बात करते हैं तो दैट इज अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी इन वैक्यूम। पर अगर हम मीडियम में बात करते हैं तो यही वैल्यू को मैं एम वी लिख सकता हूँ और एम वी को मैं मोमेंटम कह सकता हूँ। वैसे ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, आई रिपीट, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी कैसे आता है। तो जैसे अभी आपने बताया वैसे आपको दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो दी ब्रोगली थी उसका भी वर्क यही रहा होगा, जहाँ पे दोनों एनर्जी को कंपेयर किया गया होगा। इट इज ऑल्सो वेरी 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 सिंपल लाइक दैट। आप सब लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? ओके, तो सब लोगों में से आपको क्या लग रहा है कि फॉर एग्जांपल जिन लोगों का मैथ्स ग्रुप है, अगर उसने इंजीनियरिंग किया फॉर एग्जांपल, हाँ, तो आप में से कितने इतना श्योरली कहेंगे कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ तो मैं आगे भी पैसा सिर्फ और सिर्फ मैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ उसी के बेस पे मैं अर्न करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये एक्स टाइप का कोई इंजीनियरिंग किया तो मैं बस वही, उसी से जो पैसा मिलेगा वही मेरा लाइफ टाइम अर्निंग में रखूंगा, उसके अलावा मैं कुछ और नया कुछ करूंगा ही नहीं। क्या आपको ऐसा लग रहा है? डू यू थिंक सो दैट्स पॉसिबल? नो। ओके, आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, आपके घर में आपके पेरेंट्स हो या कोई भी वर्किंग हो, उसने पढ़ा कुछ और होता है, अभी वो कुछ और करते होते होंगे, हो सकता है। मतलब क्या? क्योंकि हर एक का जो बेसिक पर्पस है, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? तो क्या एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही सिंपल सा ऐसा समझाया जाता है कि एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। आइंस्टाइन जो थे उसका यही कहना था, जिसको हमने आई थिंक समझा था ना, कॉस्मिक एनर्जी वाला फंडा। तो क्या कहता है कॉस्मिक एनर्जी का फंडा? तो क्या एनर्जी जो आप देखते हैं यहाँ पे, वो एनर्जी या तो वेव फॉर्म में है या तो वो पार्टिकल फॉर्म में है।
अप टू सम सर्टेन लेवल अगर मान लो वहां पे हमें ऐसा समझा कि दैट नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा, तो वो वहां पे हमने कहा कि वो फोटोन के फॉर्म में आया, राइट। ओके, दूसरा, जैसे वो एंटर हुआ, हमने सोलर एनर्जी लिया, सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस हुआ, कुछ ग्रेन्स वगैरह बने, वो हमने खाए और हमें एनर्जी मिला, हाँ या ना, तो क्या हाँ। ओके, वैसे जनरली आप में से काफी लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि हम कितना भी हार्ड वर्क कर ले, ओके, पर अगर हमारे एल्डर्स के जो ब्लेसिंग्स जो है अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यस, आई नो दैट एवरीथिंग इज एट द एंड इज योर हार्ड वर्क, पर क्या आपने कभी ऐसे भी लोग देखे कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं फिर भी उसको कुछ मिलता नहीं है? और काफी लोग ऐसे भी होते हैं हमारे सामने, ये हार्ड वर्क जैसा वो कुछ नहीं करते हैं पर फिर भी उसका लाइफ मजे से जाता है, फिर भी वो अर्निंग कुछ मतलब बहुत ही बढ़िया सा कर लेते हैं। ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा कोई उसका वर्क फंक्शन नहीं है, बट समहाउ होता रहता है। एंड वी ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन कि एक बंदा है बहुत ज्यादा काम करता है यार, उसको कुछ नहीं मिलता, और ये है जो कुछ नहीं करता है फिर भी उसको बहुत ज्यादा मिल जाता है। और एट द एंड हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो तो ओके, अच्छे कर्मों का फल। ओके, आप इसको भी यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल्सो एनर्जी एंड ब्लेसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एनर्जी। ओके, उसका यहाँ के साथ बहुत गहरा रिलेशन होता है, और ये रिलेशन मैं बताता या तो बनाता नहीं हूँ, यही सभी चीजें जो है वो हमारे फिजिसिस्ट जो साइंटिस्ट थे वो भी यही सोचते थे। बट इट हैपेंड, जैसे वो ट्रेंड होता है ना कि इंडियन कुछ भी करे तो उसको हम वो माइथोलॉजी के साथ जोड़ देते, तो मतलब वो ऐसा कह देते कि आमा के वो दम नहीं। पर अगर यही रिसर्च जर्मनी वाले दे, अरे यार जबरदस्त जर्मनी से रिसर्च हुआ है। ओके, जर्मनी अगर ऐसा कहता है कि संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत बोलने से एक एनर्जी का एक ऑरा क्रिएट होता है और उस वजह से एक बहुत बढ़िया सा डेवलपमेंट हर एक इंसान का होता है, हाँ तो आप बोल रहे हो तो होता होगा, आपने रिसर्च किया तो हाँ हमने रिसर्च किया, ओके तो बरोबर है। बाकी हम इंडियन मानते थे पर हमने में से किसी ने रिसर्च नहीं किया था, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे बट वी डोंट बिलीव दैट। पर आपने रिसर्च किया तो क्या? हाँ किया। हम देखने गए तो नहीं, हम देखने नहीं गए, पर उसने बोला ना क्यों, तो कि वो जर्मनी वाला है, जर्मन है। ओके, और वहां पे आपको पता भी होगा कि जर्मनी में अगर पढ़ने जाना हो, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। ओके, बट कंडीशन इज व्हाट, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज सीखो, फ्री में पढ़ो, और उसका तो ऑटोमोबाइल जो है वो वर्ल्ड बेस्ट है, उसका एजुकेशन भी वर्ल्ड बेस्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है जर्मनी सीखने में? तो क्या हाँ, बस वो सीख लो, मजे करो, और जब सीखना स्टार्ट करोगे देन यू रियलाइज। पर जैसे ही वहां पे जाती हूँ ना, तो मैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इफ यू आर हैव अ लिटिल बिट गुड आइडिया, जो साइंस का स्टूडेंट्स नहीं जा सकते हैं वो आर्ट्स का स्टूडेंट्स जा सकता है अगर उसको संस्कृत आता हो तो। ओके, जर्मनी hire so many good scholars, those who know the Sanskrit, because they knew it very well. So many science is behind the Sanskrit. ओके, और यहाँ पे वही से भी चीजें है, यहाँ पे अगर आप रिलेट कर सको तो बहुत ज्यादा उसमें इन डिटेल आप जा सकते हो। ताकि देखो, डी ब्रोगली का जो स्टेटमेंट था, आइंस्टाइन का जो स्टेटमेंट था, या प्लैंक का जो स्टेटमेंट था, उसमें कहीं ना कहीं यही सभी बातें जो है वो जुड़ी हुई है, पर हम उसको रिलेट या तो कंपेयर जो है वो परफेक्टली नहीं कर पाते हैं, वो हमारा एक ड्रॉबैक जैसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉइंट बताए थे। ये जो क्वेश्चन था दी ब्रोगली का 1924 ब्ला 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 ब्ला, दैट इज ओके। ओके, लिखा है प्रोनाउंस्ड एज दी ब्रॉय। ओके, मैंने ऐसा कहा था, यहाँ पे एल है, कोई दी ब्रोगली कहना चाहता है, कोई दी ब्रॉय कहना चाहता है, कोई ब्रो ऐसा कह देता है तो भी चलेगा, दी ब्रो। ओके, तो चलेगा, आप जैसा कहना चाहो ऐसा कह सकते हैं। वैसे नहीं, वो ऐसा होता है ना, वो देवी देवता, वो हनुमान जी का कोई टेम्पल था, तो कोई आज का लड़का गया, हाय हनु व्हाट्सएप। ओके, तो हनुमान जी से या आई फाइन, हाउ आर यू डूड। ओके, तो चलता है ऐसा। ओके, तो सी, दिस इज एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। ओके, तो ये जो भी हमने बिलीव किया या तो हमने जो डेवलप किया, ये उसका कनेक्शन यहाँ पे उन लोगों ने सोचा हुआ है, पर उन सब की बातें है वो अपने दिमाग में एग्जिट नहीं जा सकती है।
अब ध्यान से सुनिएगा। आई होप यू नो दिस इक्वेशन, एनर्जी E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ओके, इसके बारे में हमें E इक्वल टू mc स्क्वायर से ज़्यादा और कुछ नहीं पता है। ओके, इसको रिलेटिविटी का इक्वेशंस कह सकते हैं, इसको आप एनर्जी इक्वेशंस कह सकते हैं, इसको आप आइंस्टाइन इक्वेशंस कह सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन द मैटर एंड रेडिएशन। सो इट इज सो वंडरफुल। मैटर, जो ये हमारे हाथ पैर जो हमें दिखते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, दैट्स अ मैटर। एंड रेडिएशन, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ओके, दैट वी कंसिडर एज ए कि कोई हमें ऐसे ब्लेसिंग्स देता है। ओके, डू यू नो दैट ब्लेसिंग्स हाथों से क्यों दिया जाता है, सिर पे क्यों हाथ रखा जाता है? बिकॉज माइथोलॉजिकली, साइंटिफिकली, दिस वन इज वर्क एज ए ट्रांसमीटर एंड दिस वन इज वर्क एज ए रिसीवर। ये रिसीवर है। ओके, तो वो रिसीव होता है और ये ट्रांसमिट करता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ द फिजिक्स, दैट्स अ पार्ट ऑफ ए साइंस। एक ट्रांसमिट करेगा, एक रिसीव करेगा, वहां पे एनर्जी होती है, एक में मटेरियल है और एक में रेडिएशन है। मटेरियल जो दिखता है और रेडिएशन जो नहीं दिखता है। फिर भी हमने रेडिएशन को समझा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आज हम यहाँ पे ऐसा समझने का ट्राई करने वाले हैं इस हेल्प से कि मैटर वेव के फॉर्म में है और वेव मैटर के फॉर्म में है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के अरस परस है, साथ साथ है। अलग मैटर और अलग रेडिएशन ऐसा नहीं हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर्ड एज ए कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन द मास एंड एनर्जी, मैटर एंड रेडिएशन। ओके, उसको समझने का ट्राई करिएगा। आई नो दैट कि अभी भी आज भी काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट है जो ऐसा मान के चलते हैं। ओके, वैसे ये ट्रू है या फॉल्स है मुझे नहीं पता है। ओके, पर जनरली ऐसा समझा जाता है, ऐसा मैंने तो पढ़ा है कि जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उन लोगों को इंट्यूशंस होते हैं कि यार ये सही चीज हो सकती है, और उसी इंट्यूशंस की डायरेक्शन में कभी कभार आगे बढ़ते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं और वहीं से उसको थोड़ा सा सक्सेस भी मिलता है। हर वक्त इंट्यूशन काम नहीं करता है, बट जो भी आप पढ़ते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, व्हाट इज दैट, दैट्स वन काइंड ऑफ एनर्जी जो आपने पढ़ा। ओके, तो जो लिखा हुआ है कंसिडर इज इन अ मास फॉर्म, जो समझ में आ रहा है दैट इज कंसिडर इज इन ए रेडिएशन। ऐसा उसको कनेक्ट करिए। तो लिखा है देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल सिमेट्री बिटवीन द मैटर एंड रेडिएशन। मतलब क्या, तो कि ऐसा कहा जा सकता है कि अगर आप हार्डवर्क करोगे पर अगर आपका गुड लक नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ आपका गुड लक है पर हार्डवर्क नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। इट इज कंसिडर्ड एज अ बैलेंस्ड बिटवीन देम। तो एग्जैक्टली दैट एक्सप्लेन हियर। मैटर है तो रेडिएशन का फॉर्म हो सकता है, रेडिएशन है तो मैटर यानी मास का फॉर्म हो सकता है। और सेकंड लाइन में इतना ब्यूटीफुली लिखा है, नेचर लव्स सिमेट्री। ओके, तो फिजिक्स में भी आ सकता है लव वर्ड। ओके, बिकॉज इट इज अबाउट नेचर। ओके, तो फिजिक्स जो है वो यहाँ पे ऐसा समझाने का ट्राई कर सकता है कि नेचर जो है उसको भी प्यार है सिमेट्री के साथ। सिमेट्री मतलब तो कि कहीं पे कोई बैलेंस हो उसके साथ। सिंस द रेडिएशन हैज ए ड्यूअल नेचर, फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशन डी ब्रोगली प्रेडिक्टेड द मैटर मस्ट आल्सो possess द ड्यूअल नेचर। कोई भी मटेरियल हो, ओके, तो जैसे हम सब लोग भी मटेरियलिस्टिक वर्ड के अंदर है। ओके, मटेरियलिस्टिक वर्ड मतलब क्या, तो कि आजकल जहाँ पे भी देखो पैसा 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 पैसा। ओके, वी कंसिडर इट कि पैसा है वो काफी कुछ है। ओके, काफी लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो कि हाँ सब कुछ तो नहीं है पर फिर भी काफी कुछ है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे उसने बताया कि इट्स रिक्वायर्ड, ओके, बट नॉट ओनली दैट रिक्वायर्ड, और भी कुछ होना चाहिए। तो उसी तरह से जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो ऐसा डी ब्रोगली का मानना था कि कोई भी मटेरियल हो तो उसका ड्यूअल नेचर हो सकता है या तो होता ही है। और उसमें से सबसे पहले कुछ पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि 10 पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन should not only behave like a mass point but they should also exhibit wave nature when in a motion। मतलब ऐसा हम यहाँ पे समझ सकते हैं या तो समझाना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं पे वेव फॉर्म जो है वो होना चाहिए। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कोई वेव या तो कोई पार्टिकल हो जाता है तो डेफिनेटली वो पार्टिकल जो है वो वेव को फॉलो करना चाहिए। So the wave associated with the material particle in the motion are called the matter or de Broglie waves, and their wavelength is called the de Broglie wavelength.
बस उसका अभी जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे बताया, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। दोनों को कंपेयर कर दिया तो लैम्बडा का फॉर्मूला मिल गया। हियर वी कंसीडर particle of mass m moving with the velocity v, so we can say that de Broglie wavelength lambda is equal to h by m। ठीक है, इसके हिसाब से एक दो छोटे छोटे पॉइंट का मैं डिस्कशन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत बहुत ही काम का होता है। ओके, अब यहाँ पे आने वाले मतलब इस चैप्टर पे आने वाले जितने भी ज्यादातर फॉर्मूला है उसका डिस्कशन यहाँ पे आ गया। अब इससे ज्यादा और कोई ज्यादा फॉर्मूला की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं रहेगी। सो लिसन केयरफुली। ओके, और जिस किसी को वीडियो में प्रॉब्लम हो मुझे बाद में मैसेज करके बता दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से वीडियो ऑन रखना ही रखना है, तो ही आपको और मुझे दोनों को मजा आए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो फैसिलिटी जो बनाया हुआ है उससे मुझे सब लोग दिख रहे हैं, आप दिखेंगे तो ही मुझे पता चलेगा। हाँ, मोमेंटली अगर आपको कोई काम हो, अगर आप वीडियो बंद करके कहीं जा रहे हो तो लेक्चर में आपका डिसकंटिन्यूटी रहेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। सो आई इंसिस्ट कि हर कोई अपना वीडियो जो है वो ऑन करके रखे। ठीक है, दैट्स बेटर फॉर यू। चलो, अब यहाँ पे देखना ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि हमने अभी तक जो जो फॉर्मूला पढ़े उसके हिसाब से मैं एक छोटा सा एक पॉइंट क्रिएट करूंगा जो आप इसका आंसर है वो दे सकते हैं। लिसन केयरफुली, कि अगर मान लो अगर मान लो मैंने लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी क्रिएट किया, क्या आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम? वैसे कर चुके हैं आप ये फॉर्मूला, एनर्जी एंड मोमेंटम, बहुत सिंपल सी चीज है। ओके चलो, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। p स्क्वायर मोमेंटम बाय का 2m। हाँ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या? mv। एम वी। एम वी। तो अभी आपने जो बोला ना आदित्य, रिपीट करिए। p स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक इसका एनर्जी इक्वल फॉर्मूला, टू। हाँ, पी स्क्वायर बाय 2m। अब देखिएगा उसको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला नया नहीं है, बस उसका सिर्फ कनेक्शन जो है वो मैं नया दिखा रहा हूँ। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट कि लाइट आप रोज देखते हैं, मटेरियल रोज देखते हैं, आप इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी आप काफी टाइम से पढ़ा हुआ है। बट स्टिल अभी जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जो एक नया सा थॉट शायद मैं दे रहा हूँ, मतलब क्या, तो कि एक देखने का एक अलग नजरिया जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने कभी ऐसा पढ़ाई के टाइम पे सुना हो कि दिस इज ए ट्रांसमीटर एंड दिस इज ए रिसीवर। ओके, वो साइंटिफिक है पर हमने कभी उस नजरिए से देखा नहीं। ओके, क्यों? तो कि अभी तक हमें जो पढ़ाया गया वो ऐसा ही परफेक्ट, बस ऐसा ही याद रखिए, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज कम्स विद द साइंस। ओके, तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस है। ओके, कोई भी हो, रिचुअल जो है ना उसके पीछे परफेक्ट साइंटिफिक वे होता है, पर हम लोग थोड़े अजीब किस्म के होते हैं। जब तक हम उसको किसी के साथ जोड़ ना देना तब तक हम उसको सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये ऐसी पुरानी पुरानी बातों को जोड़ दिया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m है, तो इसके हिसाब से मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा? रिपीट, इसके हिसाब से, हाँ, √2em। √2m E कह सकता हूं मैं, परफेक्ट। अब इसके हिसाब से डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? h अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इंद्रजीत, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी का वैल्यू है √2me, राइट? पक्का? अच्छा, अब यहाँ पे हमने एनर्जी के दो पॉइंट देखे थे, एक देखा है एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू देखा है ईवी नॉट। इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ईवी नॉट। तो देखो इसी एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करूँ तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन √2 m E इंटू वी।
उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ, ई की जगह पे क्यू और वी की जगह पे बड़ा वी, और यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं दिस वी फॉर पोटेंशियल। ओके, मास, चार्ज एंड पोटेंशियल। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आई कुछ बातें? तो Yes. आप सब लोग फटाफट अपनी नोटबुक में ये एक फॉर्मूला लिखिए, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। Everybody, please note down in your notebook. Lambda is equals to h upon mv. E is equals to p square by 2m. E is equals to p square by 2m. भावी समझ में आ रहा है? ओके, सुहानी आप ध्यान यहाँ पे दीजिए, आजू बाजू आप अगर आप काम करते रहेंगे तो यहाँ पे फोकस नहीं रहेगा। E is equals to p square by 2m. Then after t is equals to under root 2me. यहाँ पे कैपिटल E का मतलब क्या करेंगे? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। Yes. हाँ, तो ऐसा हो तो नीचे लिख दीजिएगा ताकि कोई इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ लेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज नोट डाउन हियर, कैपिटल ई इज एनर्जी एंड यू कैन से इट्स ए काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? वनीशा समझ में आ रहा है? ओके, चलो गुड। तो P इज इक्वल टू बन गया अंडर रूट 2me। उसके बाद आप लिखिए लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me। क्लियर? उसके साथ साथ इसी के बाद यहाँ पे अगर आपको सही नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ कि एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी नॉट हमें लेना है। क्लियर? ये पॉइंट भी लिखिए आप। और उसके बाद लैम्बडा का फॉर्मूला फिर से लिखिए h अपॉन अंडर रूट 2m/q_v। इसी बेस पे काफी बार 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं। बहुत ही सीधा साधा सा कनेक्शन था इसका, पर फिर भी ये स्टूडेंट्स जो है उसको इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। शिवम लिखा आपने? राही लिखा आपने? यस सर लिखा। ओके ओके, चलो अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ जिसमें आपको इसको अप्लाई करना है, ध्यान से। हाँ, चलो उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछ लूँ। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट हाइड्रोजन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल, कोई बताएगा इसको डिफरेंस या तो उसके डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में तो शायद से वो न्यूट्रॉन का ऐसा कुछ फर्क है ना। एक सेकंड मैं बता देता हूँ कि मुझे किस फॉर्मेट में उसके डिफरेंसेस चाहिए। शायद आपका केमिस्ट्री इस बात को तो समझा पाया है, ZX से। यू नो दिस फॉर्मेट? Z atomic number और A mass। A मास और X एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं हाइड्रोजन को, ड्यूटेरॉन को और हीलियम पार्टिकल को शो करना चाहता हूँ तो ZXA के फॉर्मेट में आप में से किसी को बोलना है हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, ड्यूटेरॉन को कैसे लिखेंगे और हीलियम को कैसे लिखेंगे। जहां तक मुझे पता है शायद आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा हो या तो शायद आपने 9th 10th में भी इसको पढ़ा हो। 1H1 2H1 3H1 ऐसा। ओके, 1H1, ये 1H1 कौन बन गया? हाइड्रोजन। वेरी गुड। तो ड्यूटेरॉन जो है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन का आइसोटॉप। आइसोटॉप उसी को कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है। तो वेरी गुड, बताइए ड्यूटेरॉन क्या हुआ? मैं हाइड्रोजन को कैपिटल H से दिखाता हूँ, ड्यूटेरॉन को D से दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप समझते जाइएगा, जो बोल रहा हूँ वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो हाइड्रोजन आ गया, ड्यूटेरॉन बताइए कैसे लिखेंगे आप? 1H2। वेरी गुड। तो 1H2 आप बोल रहे, तो मैंने फॉर्मेट आपके सामने दिया था, ZXA के फॉर्मेट में बोलना था, ठीक है। ड्यूटेरॉन को D ले लिया और ये कौन हो गया? ट्रिटियम।
अल्फा पार्टिकल हो गया। आई रिपीट, ये क्या हो गया? अल्फा अल्फा पार्टिकल। पर अल्फा पार्टिकल के ब्रैकेट में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये क्या लिखा, कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा? हीलियम। Helium. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो जब भी अल्फा पार्टिकल कहा जाता है तो आगे से याद रखना है। वैसे ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है, बट स्टूडेंट उसको जनरली एडजस्ट या तो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस कहो या अल्फा पार्टिकल कहो, दोनों का मतलब सेम होता है। आई रिपीट, हीलियम न्यूक्लियस कहो या अल्फा पार्टिकल कहो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ड्यूटेरॉन जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। आपको हाइड्रोजन का ये फॉर्मेट 1H1, ड्यूटेरॉन का ये फॉर्मेट 1H2, और अल्फा पार्टिकल या तो हीलियम, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या खुशी आप बता सकते हो हीलियम को हम कैसे लिख पाएंगे? Yes, sir. 2He2. फिर से, मैं सुन नहीं पाया। 2He2. 2He2, आर यू श्योर? क्या कोई करेक्शन? बंसरी, कोई करेक्शन? यहाँ पे आंसर मुझे मिला है 2He2, सो दैट इज द राइट और नीड सम चेंज? 2He4. हाँ हो सर, रहा है 2He4 मास। नहीं आएगा। 2He4, ओके, कोई बात नहीं। तो खुशी, आगे से आपको याद रखना है दैट्स ए 2He4। ओके, एवरीबडी जस्ट कीप इन द माइंड, हाइड्रोजन 1H1 रहता है, ड्यूटेरॉन 1H2 रहता है, और हीलियम है वो 2He4 होता है। रीजन कोई बताएगा क्यों ऐसा? 2 न्यूट्रॉन हो। फिर से जश। 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम हाँ, में। वैसे ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये 2? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्रोटॉन। का डेफिनेशन क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? तो दोनों में दो दो रहेंगे। यहाँ पे ये 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? Atomic mass. एटॉमिक मास किसको कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, पर वहाँ पे आपने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ कुछ अलग थी, यहाँ हमारे रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहेगी। ओके, हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है उसका पूरा रेडियस कैसे होता है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हम समझेंगे, एटम्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, और उसमें एक्सप्लेनेशन के ऊपर मेरा फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा कि आप समझिए हर एक चीज़ को, उसमें भी ये काम में आएगा। वैसे ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम अल्फा पार्टिकल का ये वैल्यू आपको चैप्टर 4 में भी काम में आएगा। चैप्टर 4 कौन सा चैप्टर 4? शिखर, क्या नाम है चैप्टर 4 का? हंस मत, हंस मत। सर नाम तो अभी बस एक भी बस, अभी ये पूछेगा सर कौन सा स्टैंडर्ड, 12th का कि 11th? अच्छा, आप कौन बोल रहा है? सॉरी, मुझे नहीं पता है। क्या कहता है ध्रुव, कौन सा है चैप्टर 4? माइक तो अनम्यूट कर भाई, कि भूल गया? मैग्नेटिक फील्ड शायद से। बस, शायद पे ही आ गए। वृष्टि, क्या है चैप्टर 4? Sir, magnetic properties. हरिओम हरि, हे राम। रिजा, व्हाट्स चैप्टर 4? साद, चैप्टर 4 कौन सा है? वेंसी, चैप्टर 4 कि भूल गए? अनम्यूट। Magnetism. चलो भाई, इसको चैप्टर 4 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कोई बात नहीं, अपने को सभी चैप्टर्स के नाम याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, दैट इज ओके। ओके, एंड इट्स परफेक्टली ओके। हाँ, कोई ऐसा कहता है कि यार वो तो सर ऐसे बोल रहे, नहीं अपने को नाम, नहीं नहीं, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, सभी चैप्टर्स के नाम याद हो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अपने को सिर्फ इतना पता हो कि चैप्टर 4 के अंदर ऐसा कुछ आता है, सोलेनॉइड वगैरह आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, बायो सावर्ट आता है। ओके,
रिवाइज करेंगे तो थोड़ी ना ऐसा कोई एग्जाम में पूछेगा 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट्स द नेम ऑफ चैप्टर 4। ओके अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो आप लोग सच में लर्न कर लेंगे। ऐसा जब मैं छोटे थे तो वो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में ऐसा आता था कि ऑथर के नाम याद रखिए, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, पोएम नंबर 4 है, मतलब उसका नाम होता है, इसके ऑथर कौन थे। ओके, गुजराती में ऐसा आता था, आ कविताना लेखक कौन छे, तो कविताना कवि कौन छे। ओके, तो हाँ वो हम याद रखते थे, क्यों, क्योंकि उसमें 1 मार्क का था। यहाँ पे ऐसा कोई मार्क नहीं है, फर्स्ट चैप्टर का नाम, सेकंड चैप्टर का नाम, वरना वो भी आप याद रख लेते। बट इट इज वाई रिक्वायर्ड हियर, उसको बात को समझिएगा। वहां पे वेवलेंथ जो है उसकी वजह हमें वहां पे पोटेंशियल के साथ लेना देना है, एज वेल एज। अब उस बात की डिटेल में मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, ताकि मैंने कहा कि चैप्टर 4 में आएगा, तो काफी लोगों को ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि यार चैप्टर 4 में कहाँ वो आता है कैसे आता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने एनर्जी रखा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी वैसे वो टॉपिक मैंने समझाया है, वो बात अलग है कि आपकी इस बार के एग्जाम में उसको कवर अप नहीं करना है, जिसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन। आई होप यू रिमेंबर द साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव होता है, मतलब उसमें अंदर काइनेटिक एनर्जी है। वहां पे काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। सर्कुलर पाथ पे घूमता है, इसलिए उसके ऊपर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप यू रिमेंबर इट। ओके, अब मैं एक एक कड़ियों को जोड़ रहा हूँ, तो दिमाग में आपको कंफ्यूजन जोड़ते नहीं जाना है, आपको सिर्फ उसको सुनते जाना है कि हाउ आई कनेक्ट, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कैसे कनेक्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा। साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल घूमता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो F इक्वल्स होता है QE, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स का और चार्ज का रिलेशन हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन? V is equal to ER। तो क्या मैं यहाँ पे इस V की जगह पे ER लग सकता हूँ? तो क्या, हाँ यार, V इज इक्वल टू ER लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने वेवलेंथ लगाई, यहाँ पे जो मैंने एनर्जी लगाई, उसी एनर्जी को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। साइक्लोट्रॉन आपने, मुझे पता है आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, या तो आपने उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, मैंने तो सिर्फ पढ़ाया है। पर वहाँ पे ऐसा एक पॉइंट शायद किसी ने पढ़ा हो ना उस टॉपिक, तो वहाँ पे कहा गया है चार्ज पार्टिकल, मतलब वहाँ पे प्रोटॉन भी घूम सकता है, वहाँ पे अल्फा पार्टिकल भी घूम सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लाइटर पार्टिकल है। जस्ट इमेजिन दैट, आप लोगों ने आई थिंक क्रिकेट बॉल देखा होगा। क्रिकेट बॉल के अलग अलग टाइप आते हैं, एक प्लास्टिक बॉल आता है, एक रबर बॉल आता है, एक टेनिस बॉल आता है, एक उससे हैवी सीजन बॉल आता है जिससे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं। अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि एक कोई भी आप XYZ बॉलर ले लो, चलो आपके दिमाग में कोई बॉलर हो तो बताइए, कोई भी एक। बुमराह, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। मान लो उसके हाथ में, मैंने क्रिकेट पिच में IPL में मान लो वो खेल रहा है और मैंने उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बॉल दे दिया, ओके, और वो फुल एनर्जी के साथ आया, भाग के आया और उसने प्लास्टिक बॉल को थ्रो किया। तो आपको, आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो बॉलर के पास, वो सॉरी बैट्समैन के पास वो उसका प्लास्टिक बॉल, वो जैसा चाहता है वैसा ही वो उसको थ्रो कर पाएगा? क्या आपको लग रहा है? बुमराह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या वो परफेक्ट यॉर्कर प्लास्टिक बॉल से डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। जिन लोगों शायद से यॉर्कर पहुंचेगा ही नहीं, शायद से पहुंचेगा ही नहीं। दैट इज द मोर वन गुड वन। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मतलब वो बॉल ऐसे हवा के कारण मतलब फंटा जाएगा। मास बहुत कम है। हाँ, मतलब मास आपको बुमराह के टैलेंट पे कोई क्वेश्चन है? नहीं। क्या उस, आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो प्लास्टिक से खेलता नहीं तो उसका इच्छा ही नहीं होगा कि यार प्लास्टिक बॉल थोड़ी ना मैं फेंकूंगा, इसलिए वो नहीं कर पाएगा, ऐसा? So what is the नहीं, physics behind it? Physics is that that's a lighter particle, lighter ball. आप उसको कितना भी वेलोसिटी दे दो, अगर आप उसको परफेक्ट एक जगह पर लेकर जाना चाहते हो तो वहां पे वो नहीं जा पाएगा, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपेंड इन द साइक्लोट्रॉन। तो इस टॉपिक का, इस पॉइंट का साइक्लोट्रॉन के साथ रिलेशन है, ऐसा मैं आपको समझाना चाहता था। वहां पे भी आपको ये जो पॉइंट्स है ना, उसका क्वेश्चन मिलेगा, 1H1, 1H2 एंड 2He4। वहां पे रिलेशन ऐसा आ सकता है कि वो जो सर्कुलर पाथ है, वहां पे भी वेवलेंथ का क्वेश्चन आता है। ओके, अगर आप में से किसी ने
चैप्टर 4 की नोट्स अच्छी तरह से देखी हो और उसके एमसीक्यू अगर आपने अच्छी तरह से देखे हो तो नोट्स के अंदर आई थिंक फर्स्ट टू 1 to 10 में ही कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन का एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। ओके, अगर आपके पास नोट्स हो, अवेलेबल हो, इंटरेस्टेड हो तो लेक्चर खत्म करने के बाद देखिएगा उसको कि यार ऐसा कोई क्वेश्चन है या नहीं है। तो वहां पे भी आपको ये 1H1, 1H2 और 2He4 का नॉलेज होना चाहिए। दैट इज माय पॉइंट। अब मान लो मैंने ये तीनों पार्टिकल लिए, अब मैंने कंडीशंस अप्लाई कर दिया कि V दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल का रिलेशन क्या होगा। चलो कोई भी मुझे बता सकता है कि वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरॉन, चलो फाइंड करके बताता हूं मैं। वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरॉन मुझे फाइंड करना हो और ये मैंने जो आपको लिखा है उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? चलो एनी आइडिया, एनी गेसेस, क्या रिलेशन बनेगा वेवलेंथ का चार्ज और मास के साथ? तो सबसे पहला पॉइंट, चलो आप में से पहले कोई ट्राई करना चाहेगा? व्हाट इज द रिलेशन लैम्डा प्रोपोर्शनल टू? भावी कोई आप इनपुट देना चाहेंगे? लैम्डा प्रोपोर्शनल टू मास और चार्ज, ताकि H प्लैंक कांस्टेंट है, 2 वैसे ही कांस्टेंट है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो क्या रिलेशन बना वेवलेंथ का मास और चार्ज के साथ? नहीं आ रहा है आइडिया भावी? ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या मैंने पूछा था कि वो नहीं समझ में आ रहा है? हेलो भावी? आ रहा है सर। ओके, क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? हाँ सर। H कांस्टेंट होता है कि H वेरिएबल होता है? कांस्टेंट। अच्छा, 2 है वो कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? कांस्टेंट नंबर है V इसलिए। को, हाँ नंबर है, और V को मैंने बोल दिया कि कांस्टेंट है, बरोबर। तो प्रोपोर्शनैलिटी अब किस किस के बारे में बची और कैसे रही? मास एंड चार्ज। मास एंड चार्ज। तो लैम्बडा का मास और चार्ज के साथ कैसा रिलेशन आपको दिख रहा है? 1/रूट मास। 1/रूट mq, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अंडरस्टैंड? ओके, चलो तो अब क्या आपको बताना है मास ऑफ ड्यूटेरॉन और चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन क्या होगा? सर मास खबर છે 2 માસ આવશે। ओके ओके ओके, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, आप काफी 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 नजदीक है आप, बहुत આજનો આઈડિયા નથી આવતો સર। थोड़ा सा ट्राई करिए। ये 1 क्या इंडिकेट करता है? 1 एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं वैसे? वही मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी गुड। तो ये चार्ज जनरली किसका होता है? चार्ज यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हाँ तो यही हमें आइडिया लगाना था भाई। हाइड्रोजन का चार्ज कितना? हाइड्रोजन का चार्ज कितना? 1 वेरी गुड। ड्यूटेरॉन का चार्ज कितना? 1 और हीलियम का चार्ज कितना? 2। ओके, हाइड्रोजन का मास कितना? 1 ड्यूटेरॉन का मास कितना? 2 और हीलियम का मास कितना? 4। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है 1/√2 mp मास ऑफ प्रोटॉन के डबल जितना, और यहाँ पे लिखा जाता है QP यानी जितना चार्ज हाइड्रोजन का है उतना ही चार्ज ड्यूटेरॉन का है। तो यहाँ तक लिखने के बाद आप ये एक पॉइंट लिखिए, एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, ताकि कोई भी चीज़ें है वो नोट्स में से डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी, ये सभी चीज़ें है वो हमें डेवलप करनी पड़ती है। तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/√mq। उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए तो दैट्स इनफ फॉर मी। H फॉर हाइड्रोजन, D फॉर ड्यूटेरॉन, एंड ये सिंबल है अल्फा का, या तो हीलियम, ऐसा लिख सकते हैं। हाइड्रोजन को 1H1, ड्यूटेरॉन को 2H2, और हीलियम को 2He2। ओके,
ड्यूटेरॉन को 1H2 और हीलियम को 2He4 ऐसा लिखिए। क्लियर? ऋषि है कि चला गया भाई तू? हाँ, कैसा रहने का? हाँ, घूमते घूमते लेक्चर अटेंड कर रहा है, ऐसा है? ना सर लोग तो आ रही हो। ओके ओके ओके, मुझे लगा इधर उधर घूमते घूमते। ना सर। और जस्ट कैसा है विंडो व्यू? अच्छा है सर। अच्छा है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मैं विंडोज की बात कर रहा हूँ, जो आपके सामने है ना उसकी बात कर रहा हूँ, आपके बाजू वाला नहीं। लिख लिया इतना? Yes, sir. चलो, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा ना, उसके लिए वैसे ये 1H1 1H2 याद होगा तो भी आपके लिए बहुत ही इनफ है, फिर भी मैं उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूँ, शायद आपको उससे ज़्यादा हेल्प है वो मिल जाए। ओके, यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि H फॉर हाइड्रोजन, D फॉर ड्यूटेरॉन एंड अल्फा कह दो या तो हीलियम कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह देता हूँ, चार्ज Qp रहेगा और मास को मैं Mp कहूँगा, ठीक है। तो ड्यूटेरॉन का जो चार्ज है उसको मैं Qd कहता हूँ, विच इज इक्वलेंस टू Qp। और इसको भैया आप Q समझिएगा, हाँ मेरा Qd, दैट्स अ Q ड्यूटेरॉन विच इज इक्वलेंस टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ ड्यूटेरॉन दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा समझना है आपको। और हीलियम जो है उसमें ये भी लिख दीजिएगा भाई, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल्स टू, ओके, charge of alpha particle that is equals to twice of charge of proton, and the mass of alpha particle or helium which is equals to 4 times mass of proton। तो ये एक जनरलाइज एनालिसिस है या तो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, ऐसा आप कह सकते हैं। आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप बता सकते हैं किसका वेवलेंथ कैसा होगा। देखो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, wavelength of deuteron, wavelength of proton and wavelength of alpha particle, इसका रिलेशन क्या होगा। मतलब ये फिल इन द ब्लैंक जैसा है, मतलब वो ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कौन बड़ा कौन छोटा। ओके, तो यहाँ पे ये एक बार आपने निकाल दिया तो ये वैल्यू फिक्स रहेगा। क्यों? तो कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन क्या वेरिएबल है? तो कि नहीं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूटेरॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेरिएबल है? तो कि नहीं। मतलब उसका वेवलेंथ जो बनेगा वो वेवलेंथ पे कैसा बनेगा? फिक्स बनेगा। तो चलो लैम्बडा पी के लिए आप कह सकते हैं 1/√m(q) ही बनेगा, ताकि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ क्यू सेम ही रहेगा। चलो इसको अभी जो लिखा उसी के फॉर्मेट में लिख दो, तो दैट इज लाइक mp एंड qp। चलो ध्रुव बताइए, अगर मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए लिखना चाहूँ तो ये जो डेटा दिया है उसमें से आप कैसे लिख पाओगे? अल्फा की मैं बात कर रहा हूँ और mq का रिलेशन है। 1/4 MP √4 MP into 2 QP। वेरी गुड। अब देखो mp और qp का रूट हो तो लैम्बडा पी जैसा है, राइट। तो मैं लैम्बडा अल्फा का रिलेशन लैम्बडा पी के टर्म में निकालना चाहता हूँ, तो क्या दिमाग कहता है आपका? ये mp qp है वो रूट के अंदर हो तो लैम्बडा पी हो जाएगा। ओके, हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। या तो दूसरा मैं सीधा आइडिया दे दूं, इन दोनों का रेशियो ले ले तो क्या बनेगा? रेशियो लेंगे तो √2 बार निकल जाएगा। तो सर 4 बार निकाल देंगे तो रूट में से तो फिर 2 हो जाएगा। हाँ, तो 1/2 √MP नहीं, आराम से सोचो, बहुत जल्दबाजी करते रहते। यस एनीवन? चलो और कोई?
1/2√2 MP/QP। हाँ, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्या मैं ये जो लिखा हुआ है इसको क्या शॉर्ट में मैं ऐसा कह सकता था? देखो तो 1/2 4 8 MP/QP कह सकता था तो क्या हाँ यार। अब 1/√MP/QP को क्या मैं लैम्बडा पी कह सकता हूँ तो क्या हाँ। तो नीचे क्या बचा तो क्या √8 बचा तो क्या हाँ। तो लैम्बडा पी और नीचे 2√2 बचा तो क्या हाँ। तो क्या रिलेशन बना लैम्बडा अल्फा और लैम्बडा पी का? तो लैम्बडा अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्बडा पी अपॉन 2√2 ऐसा बचा। ओके, तो इससे मैं एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन बता सकता हूँ लैम्बडा पी इज इक्वल्स टू 2√2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा अल्फा। तो क्या इसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कौन बड़ा और कौन छोटा? लैम्बडा पी ग्रेटर। लैम्बडा पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स और 2√2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा अल्फा। वैसे बहुत कॉमन सी बात आप सोचिए, इसका मास बड़ा, चार्ज बड़ा, दोनों वैल्यू ओवरऑल बड़ी। डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना ओवरऑल वैल्यू उतना ही छोटा। तो लैम्बडा पी और लैम्बडा अल्फा में कौन बड़ा और कौन छोटा? लैम्बडा पी ग्रेटर। तो लैम्बडा पी इज ग्रेटर देन लैम्बडा अल्फा। तो ये एक रिलेशन में था। तो ये रिलेशंस वाले क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाते हैं, पर ये हमारे एनालिसिस से आते हैं। मतलब ऐसा आपने नोट्स एकदम से लर्न कर लिया तो ये उसमें मिले ऐसी जरूरी नहीं है भाई। ओके, आप काफी कुछ देख लो तो ये उसमें से आपको मिल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये दैट कम्स विद द एनालिसिस ओनली। चलो, लैम्बडा ड्यूटेरॉन के बारे में मुझे बताना है। नंदिनी आप बताइए ड्यूटेरॉन के बारे में। कम ऑन फास्ट नंदिनी। लैम्बडा डी के बारे में बताना है आपको। माही आप बताइए। एनी गेसेस? नंदिनी सुन पा रहे हैं आप? खुशी आप कोई इनपुट देंगे? Yes, sir. 1 बोलिए। upon under root 2 MP/QP. 2 MP/QP। सलोनी या वेंसी आप बताएंगे अब क्यूपी लैम्बडा पी के साथ इसका क्या रिलेशन बन जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 1 ना लिखना चाहूँ और मैं उसको लैम्बडा पी के टर्म में लेना चाहूँ तो क्या रिलेशन बनेगा? सलोनी। लैम्बडा पी इज इक्वल्स टू, तो कि लैम्बडा पी मैं कब कह सकता हूँ? भावी आप? 1/√MP/QP। देखो यहाँ पे ये √2 लैम्बडा रहेगा पी। भाभी। हाँ, देखो अब ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने ऐसा कहा लैम्बडा पी के टर्म में, यानी 1/√2 MP/QP है ना, ये MP/QP है ना, उसकी जगह पे मैंने लैम्बडा पी ले लिया और ये √2 मैंने एज इट इज छोड़ दिया। मैं कुछ और नहीं चीज कर रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया ना उसको मैं एकदम और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में इसका कर देता हूँ। देखो, मैं इसको ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, आई होप ये शायद आपको समझ में आ सकता है। क्या मैं इसको √2 इंटू √MP/QP ऐसा लिख सकता हूँ? तो कि शायद आप लिख सकते हैं। तो देखो, तो 1/√MP/QP हो तो उसको छोड़कर मैं क्या लैम्बडा पी ऐसा लिख सकता हूँ? तो नीचे क्या बचा? तो फिर √2 बचा। तो क्या हाँ बचा यार। तो बस यार मैं वही कह रहा हूँ। चलो विनी बताइए लैम्बडा पी और लैम्बडा डी का क्या रिलेशन बना? So lambda p is equal to √2 lambda d. √2 लैम्बडा डी ऐसा कह सकते हैं। तो कौन बड़ा और कौन छोटा? सर lambda d बड़ा है √2 टाइम्स lambda p से।
आर यू श्योर? लैम्डा डी बड़ा हुआ कि लैम्डा पी बड़ा हुआ? √2 यानी 1.41 कि लैम्डा डी की वैल्यू को आप 1.41 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तब जाके लैम्डा पी बनता है। लैम्डा पी बड़ा है सर। हाँ, तो यहाँ पे लैम्डा पी बड़ा है लैम्डा ड्यूटेरॉन से। तो यहाँ से एक छोटा सा रिलेशन हमारे सामने आता है अगर हम 1h1, 1h2 और 2he4 को समझते हैं तो यहाँ पे रिलेशन MPQP जैसा आता है, इसलिए ताकि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूल में है। अब ध्यान से सुनिएगा और ये आप सब लोग जो है ना ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये रिलेशन जो है वो ऐसा हो तो आप एकदम लास्ट में लिखिए। अब पहले लैम्डा पी का ये वैल्यू लिखिए MPQP, उसके बाद लैम्डा अल्फा का लिखिए, ये वैल्यू हमने लगाई, हमें √8 मिला, दैट्स 2√2 मिला, उसके हिसाब से ये रिलेशन मैंने बताया। उसके बाद आप ये रिलेशन भी देख सकते हैं। ओके, तो ये सब लिखिए और ये लिखेंगे तो ही पता चलेगा। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है भाई? जयवर्धन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, जयवर्धन ये लिखना है हाँ भाई। हाँ सर। सलोनी आप जाग रहे हैं? अच्छा, नंदिनी के साथ साथ वो भी सो गई है। नंदिनी आप भी सो गई ना कि है यहाँ पे? सर जाग रही हूँ। સાવ ખોટું બોલે છે. મેં તને હમણાં કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો નહોતો પૂછ્યો? પૂછ્યો તો પણ મને આન્સર જા નતો આવડતો. જા જા સાવ ખોટી વાત છે. પૂછ્યો તો તમે મને ને વેન્ચીને. હા તો શું પ્રશ્ન પૂછ્યો? શું ક્વેશ્ચન હતો? ચલ કે મને આન્સર નથી લેમડા ક્વેશ્ચન. હા 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 હા. આ લેમડા પી ની જગ્યાએ આપણે લખવું હોય તો શું લખવાનું? હા તો એમાં શું ના સમજણ પડી? ચલો મને કહે તો ફરી પાછું સોરી, લેમડા પી ના રિલેશન માં શું લખવાનું? મને નતો આવડ્યો, પછી તમે કીધું તો ખબર પડી ગઈ છે. હા, તેમાં શું નાતી શું ખબર પડે? તું મને કહે, ચલો ફરીથી તને સમજાવી દઉં. તું આમ મૂંઝાઈશ નહીં, તું આમ તકલીફમાં, તું આમ ગભરાઈશ નહીં. ના 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 સર, ખબર પડી ગઈ હવે. એટલે ના ખબર પડી ને એમ તું કહે ને? તું ના ખબર પડી સર? પડી ગઈ પડી ગઈ પડી ગઈ. કોણ પડી ગઈ? ખબર પડી ગઈ. ચીડાવશો નહીં સર. અચ્છા લે, તે તારી પરમિશન સાથે ચીડાવું એમ? નંદિની ખબર પડી ને? હોઈ ગઈ. જો એ ઊંઘી જ ગયો હોય તો જ તે, નહીં તો જાગતો માણસ છે એનો જવાબ આપે જ. સલોની જાગે છે? एनीवेज, आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, देखो इसके साथ साथ यहाँ पे मेरा एक एजम्पशन था कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज को सेम लिया था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये MQ का रिलेशन है, यहाँ पे मास और E एनर्जी का रिलेशन है, यहाँ पे मोमेंटम का रिलेशन हो सकता है। मतलब यही जो फॉर्मूला है इसका कोई भी आप अलग 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 फॉर्मेट वो ले सकते हैं। वैसे ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको ये रिलेशन जो है वो पता चलना चाहिए। अगर ये रिलेशन पता चलेगा तो आपको ये इजीली बहुत से रिलेशंस पता चल जाएंगे। एंड क्या आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी करके ये रिलेशन को उल्टा पुल्टा कर सकते हो? मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका हुआ? लैम्डा पी। ओके, लैम्डा पी दोनों से बड़ा है, हाँ या ना? यस सर। ओके, पर मुझे लैम्डा पी, लैम्डा अल्फा और लैम्डा डी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब इससे छोटा कौन? लैम्डा डी। और उससे भी छोटा कौन? लैम्डा अल्फा। अल्फा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ लैम्डा पी इज ग्रेटर देन लैम्डा डी एंड लैम्डा डी इज ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा? ओके, मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन हर एक जनरल हर एक किस्सों में सेम ही रहेगा? अल्फा अल्फा ही होता है। ओके, ड्यूटेरॉन ड्यूटेरॉन ही होता है, ड्यूटेरॉन थोड़ी ना चेंज होगा, अल्फा नहीं चेंज होगा। मतलब अगर आप ये वैल्यू के साथ साथ अगर आप ये रिलेशन भी दिमाग में सेट कर दो कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, तो भी आपका काम आसान हो सकता है। दिस वी कॉल्ड एज अ स्मार्ट वर्क। ओके, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उतना आपको पता चलता रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे लेक्चर में बैठे हैं तो भी अगर नींद आ रही है और अगर आप सो गए हैं, नंदिनी
ओके, उसकी जैसे अगर आप सो गए हैं तो थोड़ी बातें आपको कम पता चलेंगी। ठीक है, तो जागते रहिएगा, सतर्क रहिएगा, जागते रहिए, सतर्क रहिए, अपने आजू बाजू देखते रहिए कि कौन कौन जाग रहा है। ओके, और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। चलो, तो यहाँ पे रिलेशन जो था लैम्बडा 1/p का था। अब वही चीज यहाँ पे बताया है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वर्ड। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका। देखिए, ये वही रिलेशन है जो अभी मैंने बताया, p is equals to under 2 mev. So here it is give the relation of lambda is equals to h upon under root 2 mev. यहाँ पे उसने ऐसा रिलेशन बताया कि अगर हम h का वैल्यू 6.63, वैसे आई थिंक मैंने आपको बताया था व्हाट्स द कंबाइंड रिलेशन ऑफ hc का कंबाइंड रिलेशन क्या हो सकता है, वैल्यू 1.98 into 10 raised to minus 25 ऐसा कुछ था, 29। तो आपने याद रखने का तरीका ही डाइजेस्ट नहीं किया इंद्रजीत। ओके, 19876 1 2 9876 I repeat 1 2 then descending 9876। ओके, इसको कहते हैं तरीके को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे पावर माइनस आती है, ये होता है 19.87 इंटू 10⁻⁻26। ओके, तो वैल्यू याद रखनी है तो उसमें उसका तरीका भी अपने को पता चलना चाहिए दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एक जस्ट एक आइडिया दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो उसका वेवलेंथ कितना होता, दैट्स 12.3 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम जितना होता। अगर हम पोटेंशियल 120 वाट ले लेते, वेवलेंथ 0.112 होता। नाउ इम्पॉर्टेंट लाइन, this wavelength is of the same order as the spacing between the atomic planes in the crystals। वैसे ये थोड़ा सा बाउंस है तो इसको केमिस्ट्री के पॉइंट के साथ कनेक्ट करने का ट्राई करिए कि वहाँ पे जो एटॉमिक होते हैं ना, इसको क्या करें, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस, ओके, द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स, तो उसी का रेंज ये बन रहा है। तो यहाँ से ये लाइन मेरे हिसाब से बहुत ही काम की है। This suggested that matter waves associated with electrons could be detected by electron diffraction experiment। और यहीं से हमें पता चलता है कि ये वेवलेंथ कोई वेव जैसा दिखता है, पर हमने मास तो इलेक्ट्रॉन का लिया था, तो इससे ये पता चलता है इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव। अब यहाँ पे ये जो डेविसन जर्मर है, ओके, डीजी एक्सपेरिमेंट है, वो मैं करवाऊंगा। आई रिपीट, मैं करवाऊंगा, आप होमवर्क में भी करेंगे, पर एग्जाम के लिए इसको आप नहीं करेंगे तो चलेगा, ताकि ये यहाँ पे ये ओमिटेड पोर्शन है, पर ये समझना जरूरी है। रीजन इज दैट कि जो लोग JEE नीट कर ही रहे हैं उसको तो करना ही करना है, जो लोग प्रिपरेशन नहीं करते पर वो भी वो एग्जाम तो देने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही सिंपल सा है। और एक बात अच्छी तरह से आप दिमाग में रखिए, पूरे 12th में से वही टॉपिक गवर्नमेंट ने ओमिट किए हुए हैं जो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिंपल थे। रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि 10th में पढ़ा था? 10th में। इसलिए उसको ओमिट किया गया है। ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया आपको। ओके, डेविसन जर्मर जो है उसके अंदर एक कैलकुलेशंस आएगी, या तो एक फॉर्मूला आएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12.3 बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्या अभी जस्ट तरोताजा देखा ये फॉर्मूला, जस्ट ऊपर देखा? ओके, और यहाँ से ये आता है, दिस एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड द वेवलेंथ इज क्लोज टू द एस्टिमेटेड फ्रॉम द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रोगली का ये कहना था पार्टिकल बिहेव एज वेव। तो यहाँ पे ये जो वेवलेंथ मिलता है ना, उससे ये प्रूव होता है कि ये वेव जैसा है। कौन? तो कि इलेक्ट्रॉन का मोशन। ओके, पर इट्स ओके, ये फ्रेश मूड में हम करेंगे। अभी आज हम 1-2 न्यूमेरिकल्स है, उसका हमारे पास टाइम है, वो हम कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 हो चुका है, राइट? 1 2 3 में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ओके, अभी जो जस्ट मैंने फॉर्मूला भी बताया उसी का यहाँ पे यूज आएगा। तो अब यहाँ से डायरेक्टली उस फॉर्मूला का यूज आएगा। कैसे? देखिए,
What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt? मतलब ऊपर का जो फॉर्मेट था 1.227 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट वी, उसमें वी की जगह पे सिर्फ क्या रखना है, 100. ओके, और उसके हिसाब से एक छोटा सा आपका नॉलेज जो आप लोगों ने गेन किया चैप्टर 8 से. ओके, कौन सा था? रोमी लक्स ले गई, याद हो तो. रोमी क्या ले गई? लक्स ले गई. ओके, तो वहां पे वो जो लक्स का एक्स था ना, दैट इज फॉर द एक्सरे. तो वहां पे चैप्टर 8 अगर आपने लर्न किया होगा तो आपको ज्यादा उसमें पता चल सकता है. तो बस उसी में आपको पता चल सकता है दिस वेवलेंथ इज ऑर्डर ऑफ एक्सरे वेवलेंथ. ओके ओके, फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन. ओके, यहाँ पे ये ओ एक्स नहीं है, इसको निकाल दीजिएगा, वैसे पूरा निकाल देता हूँ. फास्ट एज इलेक्ट्रॉन. ओके, यहाँ पे पार्टिकल्स मूविंग 3 times as fast as electron, the ratio of de Broglie wavelength, अभी जो मैंने सिखाया था एग्जैक्ट वही का वही फंडा आएगा. देखो लैम्बडा पी एच अपॉन एम पी वी पी, लैम्बडा ई एच अपॉन एम ई वी ई. यहाँ पे बताया हुआ है मास दोनों का अलग अलग है. आई होप यू रिमेम्बर इट. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को कैसे आप याद रख सकते हैं, शायद याद होगा आप लोगों को. तो बस और कुछ नहीं करना था, जस्ट सिंपली प्लेस द वैल्यूज. वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 3 times ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्बडा पी बाय लैम्बडा ई का वैल्यू, और वहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन. तो आपको सीधा सीधा आंसर है वो मिल सकता है. ट्राई करिएगा तो पता चलेगा. ओके, यहाँ पे ये जो है एक ये वैसे टेम्परेचर को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इसके लिए थोड़ा बहुत आपका थोड़ा 11th है वो अच्छा होना चाहिए. Who will tell me how this comes? H is equal lambda is equal to H upon under root 3m kBt. वैसे इसको TKB कहा है, where KB stand for Boltzmann constant. सुना है ना Boltzmann constant? वैसे ये 3 नहीं था हमारे पास. अभी जो फॉर्मूला था ना लैम्बडा का, वो क्या था, चलो बताइए. मैं जनरली यही कहता हूँ कि ये कैसे आया है वो मत सोचिए, हमारे पास क्या था वो सोचिए. अभी जस्ट हमारे पास तरोताजा क्या फॉर्मूला था, √2me √2me, वेयर ई स्टैंड फॉर QV, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो मैं के लिख देता हूँ. चलो, तो अब यहाँ से आप काफी नजदीक हो ये रिकॉल करने के लिए. ये मैंने रिकॉल करने के लिए लिखा. चलो, ये आपके पास है, ये आया. तो आपको जो चीज नहीं समझ में आई है उसको कंपेयर करिए. कैसे, क्या कंपेयर करेंगे आप? बोल्ट्जमैन 2k equal to 3 TkB. एच एच कैंसल, लैम्बडा लैम्बडा कैंसल, रूट रूट कैंसल, एम एम कैंसल. तो क्या बना? 2k इज इक्वल टू क्या बना? 3 TkB. 3 kBt. देखो, ताकि हमारी जबान में kBt सेट है. इसमें से काइनेटिक एनर्जी देखो, तो काइनेटिक एनर्जी का सब्जेक्ट बना दो तो क्या हो जाता है? 3/2 kBt होता है. याद है? इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम. मोनो एटॉमिक हो तो 3 डिग्री, डाया एटॉमिक पर रिजिड रोटर हो तो 5 डिग्री, और अगर डाया एटॉमिक रिजिड सॉरी डाया एटॉमिक ओनली हो तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, अभी आप लोग जो है ना वो मोनो एटॉमिक हो, कुछ सालों के बाद आप डाया एटॉमिक बनेंगे, और मैं हूं ना वो डाया एटॉमिक रिजिड रोटर हूँ. ऐसा ही मैंने समझाया था, अगर किसी को वो पॉइंट याद हो तो. ओके, यू ऑल आर सिंगल. कुछ सालों के बाद न सिंगल होंगे ना अभी डबल होंगे, पर एक वो मजेदार वाला फेज होगा. मतलब डाया एटॉमिक है फिर भी नहीं है, और हम डाया एटॉमिक रिजिड रोटर है. ओके, तो उसी से हमने ये याद रखा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kBt. ओके, बस काम खत्म हो गया. आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने वो याद दिला दिया. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kBt होता है. बाद में सिंपली वैल्यू प्लेस करो, आंसर आपका हो जाएगा. तो पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था. यहाँ पे 4, 5, 6 वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और 7th जो है वो भी हमने अभी जस्ट किया हुआ है, एग्जैक्टली उसी के जैसा है. तो ये यहाँ पे 7th है. ओके, पार्ट 1 से देखो तो कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर दिए. आई थिंक एक किया ना, 6, 5 तक किया था. 6 किया आज. देखिए कौन कौन लास्ट टाइम दिया था.
6 लास्ट टाइम दिया था, तो 7 और 8 हुआ आज, राइट? क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आप 1 टाइम करेंगे। ओके, लास्ट टाइम आपका जो टेस्ट था वो टेस्ट किसका था? चैप्टर 7 था, राइट? ओके, इस बार चैप्टर 7 फुल, आई थिंक मैंने ऐसा हिंट तो दिया था आपको, आपने एक टेस्ट दिया ना उसका बाय पार्ट वाला। हाँ। ओके, तो अब सब कुछ उसके अंदर रखेंगे और उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है? तो टेस्ट जो है वो चैप्टर 7 का रहेगा। नेक्स्ट वीक जो है, ओके, नेक्स्ट वीक चैप्टर 8 की मुझे अच्छी तो नहीं लग रही है टेस्ट, पर रख देते हैं। ओके, चैप्टर 8 का, पर चैप्टर 8 की टेस्ट में यार कुछ रख तो नहीं सकते हैं। एक काम करते हैं, चैप्टर 8 में एमसीक्यू हमने ज़्यादा दिए है ना। ओके, तो चैप्टर 8 का टेस्ट रखेंगे और उसमें एमसीक्यू हम ज़्यादा रखेंगे, राइट? ओके, और ऐसा हो तो मुझे वेडनेसडे बताएगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उससे ज़्यादा उसमें से क्या क्या आ सकता है। तो 2-4 मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दूंगा और पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, ठीक है? पर नेक्स्ट वीक में चैप्टर 8 का टेस्ट रहेगा। अभी इस वक्त मतलब कल आपका चैप्टर 7 फुल टेस्ट रहेगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अभी यहाँ तक लेक्चर रखते हैं।